हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप सबों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को MRD 002 जिसका शीर्षक है ग्राम विकास में स्वैच्छिक क्रिया के चैप्टर 2 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सभी को बताने जा रहा हूं। हालांकि आपको MRD 002 के अंतर्गत टोटल 4 चैप्टर पढ़ने हैं। पहला चैप्टर है स्वैच्छिकवाद, राज्य और समाज। दूसरा चैप्टर है स्वैच्छिक संगठनों की मूल विशेषताएं। तीसरा चैप्टर है स्वैच्छिक संगठन और ग्राम विकास। चौथा चैप्टर है स्वैच्छिक संगठन ग्राम विकास में भूमिका और अनुभव। मैं जो आज बताने जा रहा हूं वो है चैप्टर 2। हालांकि इससे पहले मैं चैप्टर 1 बता चुका हूं। अगर आप चैप्टर 1 से संबंधित वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर जरूर देखें। आज जो मैं बताने जा रहा हूं वो है चैप्टर 2 जिसका शीर्षक है स्वैच्छिक संगठनों की मूल विशेषताएं। चलिए, ये चैप्टर 2 का क्या है, पार्ट 1 वीडियो है, तो चैप्टर 2 के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सभी को एक एक करके जानते हैं। पहला क्वेश्चन है, औपचारिक संगठन क्या होते हैं? औपचारिक संगठनों के लाभ व दोषों को सूचीबद्ध कीजिए। इसे हम निम्न बिंदु द्वारा स्पष्ट करेंगे। पहला जानेंगे कि औपचारिक संगठन होता क्या है, औपचारिक संगठन के लाभ क्या है, औपचारिक संगठन के दोष क्या क्या है, इसे भी जानेंगे। तो पहला जानते हैं औपचारिक संगठन। तो जब संगठन का निर्माण किसी उद्देश्य के साथ किया जाता है तो उन्हें औपचारिक संगठन कहते हैं। किसी भी संगठन को, हो सके वो एनजीओ द्वारा स्थापित हो या फिर सरकार के द्वारा स्थापित हो, जब संगठनों का निर्माण किसी उद्देश्य के साथ किया जाता है तो उन्हें औपचारिक संगठन कहते हैं। यदि किसी व्यावसायिक संस्था में राज्यों के साथ साथ किसी कार्य क्षेत्र में कार्य किया जाता है और उसका क्या होता है, एक लक्ष्य होता है, उसे औपचारिक संगठन के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है। मतलब किसी भी संगठन का अगर उद्देश्य हो, उसका एक एम हो, उसका एक टारगेट हो, तो वह क्या होगा, औपचारिक संगठन के अंतर्गत आएगी। यदि किसी व्यापारिक संस्था में सदस्यों के कार्य क्षेत्र और स्थिति को निश्चित करके उनके कार्यों, दायित्वों, अधिकारों तथा आपसी संबंधों को स्पष्ट कर दिया जाए तो ऐसे संगठन को औपचारिक संगठन कह सकते हैं। इस प्रकार के संगठन में निर्धारित नियमों तथा कार्य प्रणालियों को कठोरता से पालन किया जाता है। इसके अपने कुछ रूल और रेगुलेशन भी होते हैं जिसे वहां के जो सदस्य होते हैं उसे फॉलो करना पड़ता है, उसे क्या करना पड़ता है, अनुपालन करना पड़ता है। इस प्रकार के संगठन में जो निर्धारित तत्व होते हैं, निर्धारित बिंदु होते हैं, उनका अनुपालन वहां के सभी कर्मचारियों को करना पड़ता है। यह संगठन बुनियादी तौर पर व्यक्तियों का सोच समझकर बनाया गया समूह होता है जो समाज में कुछ निश्चित मूल्यों, तथ्यों, उद्देश्यों अथवा लक्ष्यों की प्राप्त करने के लिए इसकी शुरुआत की जाती है। औपचारिक संगठन के अगर लाभ की बात करें तो औपचारिक संगठन के बहुत सारे लाभ हैं। जैसे कि यह संगठन क्या होता है, संस्थागत उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सहायक होती है। सत्ता, अधिकारों, दायित्व, जवाबदेही आदि को स्पष्ट करने के लिए औपचारिक संगठनों की भूमिका काफी ज्यादा होती है। कार्य छूटने या उसके दोहराव की संभावना क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसके अंतर्गत किसी भी संगठन को अपनी व्यक्ति या फिर अपनी व्यक्तित्व के संबंधित जानकारी एवं सफलता से संबंधित विस्तृत जानकारी को वो आसानी से प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार औपचारिक संगठन के संचालन हेतु क्या होता है, अधिकारों, दायित्वों और जवाबदेही का निर्वहन किया जाता है। औपचारिक संगठन के दोष क्या है? तो औपचारिक संगठन के दोष भी हैं, जैसे नियमों के अंतर्गत कार्य करने से कर्मचारियों में क्या होती है, पहल शक्ति का ह्रास होता है। अगर कर्मचारियों को बोला जाए कि आपको इसी टारगेट के अंदर काम करना है तो उससे क्या होता है, कर्मचारियों के मनोबल में कमी आती है, उनका मनोबल क्या होता है, घट जाता है। तो ये उसका क्या हो गया, दोष हो गया। अगर हम फ्री छोड़ देते हैं कर्मचारी को तो आराम से काम करेंगे, हमें हर चीज का डाटा देंगे, वो किसी भी रिपोर्ट को अगर हम मांगे तो वो आसानी से दे सकते हैं। लेकिन क्या है, इसमें दोष क्या है कि एक टारगेट दिया था, टारगेट के अंदर अगर कोई कर्मचारी काम करता है तो उसके मनोबल में हरासमेंट होती है। औपचारिक संगठन के अंतर्गत क्या होता है, उसे किसी भी टारगेट को पूरा करने के लिए उसे कार्य करना पड़ता है, जो कि एक प्रेशर का काम करता है, जो कि औपचारिक संगठन के दोष के अंतर्गत आते हैं। संगठन में हितों की अपेक्षा क्या संभावना बराबर बनी रहती है। इसमें ऐसा रहता है कि ये काम करने से क्या होगा, हमारा प्रमोशन होगा, अगर ये काम नहीं करेंगे तो हमारा डिमोशन हो जाएगा। एक प्रेशर बना रहता है, मेंटली प्रेशर बना रहता है, जो कि औपचारिक संगठन के दोष के अंतर्गत इसे अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेबर की नौकरशाही संबंधी अवधारणा का विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए अथवा नौकरशाही की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन दीजिए।
अथवा एक आदर्श प्रारूप की नौकरशाही की बुनियादी विशेषताएं कौन कौन सी है, अथवा नौकरशाही जिसको हम अधिकारी तंत्र भी कहते हैं का आदर्श प्रारूप पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यह क्वेश्चन दिसंबर 2014 में पूछा गया है। अथवा करिश्माई अधिकार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यह भी क्वेश्चन जून 2014 में पूछा गया। तो सभी को हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके डील करेंगे। इसे हम निम्न बिंदु द्वारा डील कर सकते हैं। पहला है नौकरशाही अवधारणा। मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही क्या होता है? सत्ता संरचनाओं की प्रकृति, करिश्माई सत्ता पर संक्षिप्त संगठन, पारंपरिक सत्ता पर आधारित संगठन, नौकरशाही जिसको हम तर्कसंगत कानूनी सत्ता संगठन भी कहते हैं, उसे जानेंगे। आदर्श प्रारूप की नौकरशाही की मुख्य विशेषताएं कौन कौन है, इसे जानेंगे। चलिए सभी को एक एक करके जानते। सबसे पहले जानेंगे कि नौकरशाही की अवधारणा क्या है। तो किसी भी आधुनिक समाज में औपचारिक संगठन का सर्वाधिक प्रचलित रूप ही क्या है? नौकरशाही है। नौकरशाही की बुनियादी विशेषताओं का उल्लेख अगर करें तो इसके अंतर्गत किसी भी संगठन की औपचारिक संरचनात्मक विशेषताओं को ध्यान में रखा जाता है। उसमें औपचारिक संरचनात्मक विशेषताओं का अध्ययन भी किया जाता है, साथ ही साथ शक्ति एवं सत्ता की प्रकृति की अवलोकन किया जाता है। मतलब अगर हम देखें तो नौकरशाही क्या है? अधिकारी तंत्र है। नौकरशाही को हम अधिकारी तंत्र भी कह सकते हैं, जो सरकार के द्वारा किसी भी योजना को चलाने के लिए एक अधिकार दिया जाता है। मतलब किसी उस योजना से संबंधित लोगों को क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है, उसे अधिकार दिया जाता है। उस अधिकार के द्वारा क्या करते हैं वो व्यक्ति, क्या करते हैं जो सरकार के अंदर में जो नौकरी करते हैं, वो क्या करते हैं? उस योजना को इंप्लीमेंट करते हैं, उसको क्या करते हैं? कार्य क्षेत्र में उसका विस्तृत रूप से उसका आयोजन करते हैं। मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही, तो मैक्स वेबर ने औपचारिक संगठनों के विशेषताओं को बताने के लिए उसके सिद्धांतों को जानने की प्रकृति को बताया है। वेबर का कहना है कि किसी भी आदर्श प्रारूप को तैयार करने से पहले प्लानिंग की आवश्यकता होती है। प्लानिंग की आवश्यकता के उपरांत उसका रूपरेखा तैयार किया जाता है और एक संगठन की संरचना को उसका रूप दिया जाता है। साथ ही साथ वेबर का तर्क था कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में विभिन्न गतिविधियों का नौकरशाही जो समन्वय है वो आधुनिक युग में स्पष्ट हो रहा है। आधुनिक युग से क्या किया जा सकता है? स्पष्ट किया जा सकता है, जिसके अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक बिंदुओं का होना आवश्यक होता है। अगर सत्ता संरचनाओं की प्रकृति की बात किया जाए तो वेबर ने शक्ति और सत्ता के बीच भेद स्पष्ट करते हुए कहा कि सत्ता संबंधों के संदर्भ में संगठनों की विशेषताओं का निर्धारण करता है, जबकि शक्ति क्या दिखाता है? योग्यता दिखाता है। मतलब अगर कोई हम पहले से कोई योजना को चला रहे हैं और उस योजना का क्या होता है? रूपांतरण होता है, उसका अधिकार चेंज होता है, उसका अधिकारी चेंज होता है। जैसे मान लीजिए कोई हेड है जो कि अध्यक्ष है, अध्यक्ष का जो चेंज होता है तो वो क्या है? सत्ता को दर्शाता है। लेकिन उसमें जो कार्य प्रणाली को विकसित किया जाता है वो उस परियोजना का शक्ति को प्रदर्शन करता है। मतलब अगर उसके किसी भी सदस्य का चेंज होना उसके सत्ता का अधिकारी माना जाता है, सत्ता का परिवर्तन माना जाता है। लेकिन उस परियोजना के यूटिलाइजेशन से अगर किसी में परिवर्तन आता है, विकास के कार्य किए जाते हैं, तो उस परियोजना के शक्ति को स्पष्ट किया जाता है इसके माध्यम से। करिश्माई सत्ता पर संक्षिप्त संगठन, तो करिश्माई सत्ता का उपयोग नेता के व्यक्तिगत करिश्मे द्वारा होता है। मतलब नेता के व्यक्तिगत कार्य द्वारा होता है, उनके द्वारा किए गए कार्यों में सम्मिलित किया गया है। ये क्या है? ये राजनीति करने वाले नेताओं के बीच ही ये शब्द को यूजुअली क्या यूज में लाया जाता है। मतलब करिश्माई सत्ता का जो संबंध होता है वो राजनीति से होता है। करिश्मा से वेबर का तात्पर्य व्यक्ति की ऐसी योग्यता या गुण से होती है जिससे वह अन्य साधारण व्यक्तियों से हटकर दिखाई देता है। मतलब कुछ खास करना। करिश्माई संरचना का मतलब हो गया, करिश्माई सत्ता का मतलब हो गया कुछ खास करना। अगर आप में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर कोई क्वालिटी होगा तो आपके ऊपर आदमी का नजर जाएगा ही। मतलब क्या है? आप आकर्षक का बिंदु बने रहेंगे, आप आकर्षक का केंद्र बने रहेंगे। तो आप में क्या होना चाहिए? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज होना चाहिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपके पास क्या होना चाहिए? क्वालिटी होना चाहिए। ठीक है, तो करिश्माई सत्ता का जो संबंध है वो क्या है? वो है खास या फिर कुछ विशेष गुण वाले योग्यता होना, गुणवत्ता वाले योग्यता होना। ठीक है, जिससे वह अन्य साधारण व्यक्ति से हटकर दिखाई देता हो। जैसे उदाहरण के लिए एक करिश्माई धार्मिक अथवा राजनीतिक नेता के बारे में लोग ऐसा ही मानते हैं। जैसे हम लोग नेता को क्या मानते हैं? कुछ हट के मानते हैं। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं और फिर क्या करना चाहते हैं कि नौकरी करेंगे। तो हम लोग का सोच क्या है? एक लिमिट है। लेकिन जो नेता क्या हम लोग से हटकर है। दूसरी बात क्या है?
जो धार्मिक प्रचार करते हैं वो भी क्या हमारे सोच से बिल्कुल हटके है। धार्मिक प्रचार करने वाले क्या होते हैं, धार्मिक जो प्रचारक होते हैं वो धर्म के बारे में प्रचार करते हैं और वो अपने धर्म को विकसित करने का कार्य करते हैं। तो ये सभी क्या कुछ खास सोचते हैं, हम लोग से बिल्कुल विपरीत सोचते हैं, अलग सोचते हैं। पारंपरिक सत्ता पर आधारित संगठन क्या होता है? पारंपरिक सत्ता की जो संबंध होता है हमारे पूर्वजों के रीति रिवाजों से, मतलब पारंपरिक सत्ता का जो संगठन है वो हमारे पूर्वज जो किस प्रकार चला रहे थे उनका ही अनुकरण करना होता है। अतीत में जो कुछ भी हुआ होता है या फिर जो भी घटित हुआ होता है उसे एक पारंपरिक संगठन के रूप में पवित्र माना जाता है। अगर हम देखें तो हमारे रीति रिवाजों को भी पारंपरिक संगठन के रूप में माना जाता है। बहुत सारे ऐसे रीति रिवाज है जो हमारे पूर्वजों के काल से चले आ रहे हैं और आज भी क्या कर रहे हैं, हम लोग उसको अपना रहे हैं, उसको मान रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति उनका उल्लंघन करता है तो ऐसा माना जाता है कि वह उस पारिवारिक संगठन या पारंपरिक संगठन का क्या कर रहा है, अवहेलना कर रहा है, वो उसके अधिकारों का हनन कर रहा है। इसलिए रीति रिवाजों का सही तरीका से निर्धारण होना, रीति नीति रिवाजों का जो हमारे घर में समाज में जिस रीति को अपनाया जाता है जो कि हमारे पूर्वज से प्राप्त होती है, तो रीति रिवाजों का क्या निर्धारण करना हमारी क्या पारंपरिक सत्ता का संगठन का एक अंग है। नौकरशाही जिसको हम तर्क संगत कानूनी सत्ता संगठन कहते हैं, नौकरशाही का संबंध आधुनिक समाज से, मतलब वेबर के अनुसार नौकरशाही संगठन तो आधुनिक समाज की क्या होती है, प्रमुख विशेषता होती है। एक नौकरशाही संगठन सत्ता की तर्क संगत कानूनी व्यवस्था पर निर्भर होता है। मतलब क्या है, नौकरशाही में क्या होता है, कानूनी दावपेच को सम्मिलित किया जाता है, कानून से संबंधित अधिकारों को सम्मिलित किया जाता है। इसके अंतर्गत क्या है, कोई भी योजना को चलाने से पहले या कोई भी कार्य को करने से पहले कानूनी सलाह ली जाती है। कार्य क्षेत्र में किस प्रकार के अगर किसी प्रकार का कोई विपत्ति आता है या फिर किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है तो किस प्रकार कानूनी सहायता लेकर उसे सॉर्ट आउट करना है, ये नौकरशाही के अंतर्गत इसे अध्ययन किया जाता है, इसे शामिल किया गया है। आदर्श प्रारूप की नौकरशाही मुख्य विशेषताएं क्या क्या है? तो आदर्श प्रारूप की नौकरशाही की मुख्य विशेषताएं की अगर बात करें तो इसे बहुत ध्यान से इसका निर्माण किया जाता है। इसके अंतर्गत प्रशासन की नौकरशाही पद्धति को औपचारिक संगठनों की समझ कार्य प्रणाली के माध्यम से जोड़ा जाता है ताकि किसी भी कार्य को अच्छी तरह से उसका क्या कर सके, इंप्लीमेंट कर सके। अगर मान लीजिए कोई कार्य को करना है प्रशासन को, तो वो क्या करता है, किसी भी एनजीओ के माध्यम से उस कार्य को गांव तक पहुंचाता है, उस कार्य को लोगों तक पहुंचाता है। नौकरशाही की एक आदर्श अवधारणा में कुछ बुनियादी विशेषताएं भी होती है जो कि उसके आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक स्थिति के साथ साथ स्वैच्छिक स्थिति को भी दर्शाता है। इसमें क्या होता है, अधिकांश सामाजिक संगठन अपने लक्ष्यों, उद्देश्यों, संरचना और कार्यों के अनुसार अपनी पारंपरिक और नौकरशाही विशेषताओं का समावेश करता है, उसे क्या करता है, आगे बढ़ाने का काम करता है। इसके अंतर्गत अगर बिंदुओं की बात करें तो संगठन के भीतर ही क्या होता है, हर धर्म को स्पष्ट किया जाता है। वहां के संगठन के भीतर जितने भी लोग होते हैं, जितने भी सदस्य होते हैं, उसे किसी प्रकार का अगर कोई किंतु परंतु होता है तो उसे स्पष्ट कर लिया जाता है संगठन के भीतर ही। दूसरी बात है कि विशिष्ट आधिकारिक पदों को शामिल किया जाता है। जैसे मान लीजिए संगठन में क्या होता है, एक स्टेज बनाया जाता है कि ये क्या है, इस संगठन का हेड है, इसके बाद उसका इंचार्ज है, इसके बाद वो क्या है, फिर उसके बाद उसका नीचे एक पोस्ट है, मतलब जैसे अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, कोषाध्यक्ष है। इस प्रकार का संगठन में क्या किया जाता है, एक पद शामिल किया जाता है। इस प्रकार क्या है, इस प्रकार आदर्श प्रारूप की जो नौकरशाही जो ढांचा है उसे तैयार किया जाता है। और एक नौकरशाही अवधारणा को विस्तृत रूप देने के लिए सभी बिंदुओं को अपनाया जाता है जिसमें संरचना, करिश्माई सत्ता, पारंपरिक सत्ता, नौकरशाही, आदर्श स्वरूप आदि को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगठनों के मुख्य परीक्षा का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन है, संगठनों के मुख्य परिपेक्ष का वर्णन कीजिए अथवा रोडा लुईस ब्लूमबर्ग द्वारा प्रतिपादित संगठन के मुख्य मॉडल कौन कौन से हैं, अथवा संगठन के विभिन्न मॉडलों की चर्चा कीजिए, अथवा संगठन का तर्क संगत प्रणाली मॉडल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसे हम निम्न द्वारा स्पष्ट करेंगे। पहला है, रोडा लुईस ब्लूमबर्ग के अनुसार संगठन, तर्क संगत प्रणाली मॉडल, प्राकृतिक प्रणाली मॉडल और मुक्त प्रणाली मॉडल। सबसे पहले हम जानेंगे कि संगठनों का जो मॉडल है, प्रारूप है, वो किस प्रकार तैयार किया जाता है और संगठनों के मॉडल प्रारूप से क्या अभिप्राय है। किसी भी संगठन को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसमें बुनियादी तौर पर क्या होता है, दृष्टिकोणों का होना, कारकों का होना, संसाधनों का होना और उसके उद्देश्यों का होना बहुत जरूरी होता है। रोडा लुईस ब्लूम के अनुसार अगर संगठन की बात करें
तो लुईस ब्लूमबर्ग के अनुसार संगठन को 3 मुख्य मॉडल में विभाजित किया गया है, 3 मुख्य ढांचों में विभाजित किया गया है। इसके अंतर्गत तर्कसंगत, प्राकृतिक और मुक्त प्रणाली को मुख्यतः चिन्हित किया गया है। यह बुनियादी तौर पर सामान्य परिप्रेक्ष्य अथवा संगठनों को क्या करता है, जोड़ने का कार्य करता है, जो संगठनों के माध्यम के तौर पर अधिक विशिष्ट कारकों के रूप में कार्य करता है, साथ ही साथ किसी भी संगठन को व्यापक रूप देने का भी कार्य करता है। अगर तर्कसंगत प्रणाली मॉडल की बात करें तो इसमें क्या है, यह संगठन के मॉडल के कानूनी दावपेच को बतलाता है। मतलब किसी भी संगठन को चलाने के लिए बहुत सारे बिंदुओं को या फिर बहुत सारे मॉडल को तैयार किया जाता है, बहुत सारे ढांचों को तैयार किया जाता है, प्रारूप को तैयार किया जाता है, एक रूपरेखा को तैयार किया जाता है, और उस रूपरेखा में तर्कसंगत प्रणाली मॉडल, प्राकृतिक प्रणाली मॉडल और मुक्त प्रणाली मॉडल को शामिल किया गया। तर्कसंगत प्रणाली मॉडल का जो संबंध है वो है कानूनी दावपेच से, मतलब कानून से संबंधित है। तर्कसंगत कानून से संबंधित है। यह क्या होता है, यह संगठन के मॉडल तर्कसंगत कानूनी सत्ता पर निर्मित होता है, कानूनी सत्ता पर संबंधित होता है। यह मॉडल नौकरशाही संबंधी वेबर की व्याख्या के अनुसार ही होती है, जो कि किसी भी पदाधिकारी के कर्तव्य और दायित्वों को औपचारिक रूप से निर्वाह करने का अधिकार देता है और उसे किसी भी तर्कसंगत दिशा निर्देश तैयार करने का भी अधिकार देता है। साथ ही साथ क्या होता है, वह पद में रहते हुए, मान लीजिए कि किसी भी योजना को चलाना है तो एक क्या होता है, आधिकारिक पद दिया जाता है, तो पद में रहते हुए वह किसी भी व्यक्ति के आगमन को स्वीकार कर सकता है। अगर सदस्यता अगर जोड़नी है तो वो सदस्यता को जोड़ सकता है, अगर किसी स्टाफ को अगर उसे निकालना होता है तो वो निकाल सकता है। तो इसे क्या है, कानूनी तर्कसंगत उसके पास अधिकार होता है कि वो आखिरकार किसी व्यक्ति को क्यों निकाल रहा है, आखिरकार किसी व्यक्ति का नियुक्ति क्यों कर रहा है। इन सभी का रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो उत्तरदायित्व है और नियंत्रण है, वो क्या होता है, तर्कसंगत प्रणाली मॉडल के अंतर्गत शामिल किया जाता है। प्राकृतिक प्रणाली मॉडल क्या है, तो इस मॉडल में क्या होता है, औपचारिक संगठनों के भीतर अनौपचारिक संरचनात्मक ढांचों को चिन्हित किया जाता है। इसके अंतर्गत कोई व्यक्ति क्या होता है, धीरे धीरे किसी भी एनजीओ या किसी भी संगठन को आगे बढ़ाने का कार्य करती है। इसमें क्या होता है, इसमें धीमी गति से होती है। किसी भी संरचना को अनाधिकारिक व्यक्ति के द्वारा अगर विकसित करने का उपाय किया जाता है तो वो बहुत धीरे धीरे होता है। इसमें क्या होता है, सभी प्रकार के समष्टि को जोड़ा जाता है, सभी प्रकार की बिंदुओं को जोड़ा जाता है, जिसमें प्राकृतिक कार्यात्मक प्रणाली को मुख्य भूमिका मानी जाती है। मतलब अगर प्राकृतिक प्रणाली मॉडल के अनुसार इसे जोड़े तो इससे आसपास के वातावरण में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, उसका क्या उद्देश्य होगा, इससे कितने लाभ होंगे, इन सभी बिंदुओं का भी ध्यान रखा जाता है। मुक्त प्रणाली मॉडल संगठन के आगमन से लेकर, मतलब संगठन के शुरुआत होने से लेकर उसके बंद होने तक की जो कार्य प्रणाली है उसका जो व्याख्या करना होता है, उसका जो विश्लेषण करना होता है, वो मुक्त प्रणाली मॉडल के अंतर्गत आती है। संगठन कभी कभी क्या होता है, बंद हो जाता है, तो क्यों बंद होता है, उसके कारणों का जो तोड़ निकाला जाता है, उसके कारणों का जो जानकारी ली जाती है, उसे मुक्त प्रणाली मॉडल के अंदर अध्ययन किया जाता है। सामाजिक परिवेश के बाहरी प्रभावों से पूरी तरह से क्या होता है, कैसे किसी प्रणाली को सुरक्षित चलाया जाए, संचालित किया जाए, इन सभी बातों को ध्यान में रखा जाता है। साथ ही अगर कोई कार्मिक या संसाधन समाज के अन्य स्रोतों से प्राप्त करती है, जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा योजना चलाया जा रहा है जिसमें संसाधन की आवश्यकता आती है और संसाधन क्या आसपास के क्षेत्रों से ही प्राप्त हो जाती है, तो ये मुक्त प्रणाली मॉडल को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये बहुत ज्यादा प्रभावी होता है। इसमें क्या होता है, इसमें कार्य प्रणाली को आंतरिक संरचनात्मक ढांचा प्रदान किया जाता है, ताकि क्या है, ताकि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संगठनों के साथ साथ परस्पर क्या हो, संबंध बना रहे, और उसके साथ साथ क्या हो कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संगठनों के साथ परस्पर क्रिया होता रहे, जिससे क्या हो, इसका जो आधुनिक समाज में जो एक छवि है उसमें क्या हो, एक वृद्धि हो। साथ ही साथ मुक्त प्रणाली मॉडल के अंतर्गत संगठन के मापदंडों का भी अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगठनों के मुख्य परीक्षाओं का वर्णन कीजिए। संगठनों से जुड़ी अवधारणा के अनुसार विभिन्न संगठनों को वर्गीकृत कीजिए, अथवा प्राथमिक लाभार्थी की अवधारणा के आधार पर संगठनों का वर्गीकरण कीजिए, अथवा सेवा संगठन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यह क्वेश्चन दिसंबर 2012 में पूछा गया है। अथवा परस्पर लाभ संगठन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यह भी क्वेश्चन दिसंबर 2013 में पूछा गया। इसे हम निम्न बिंदु द्वारा स्पष्ट करेंगे। पहला बिंदु है, संगठन की अवधारणा क्या है,
इसे समझेंगे। संगठन का वर्गीकरण किन किन बिंदुओं में किया गया? प्राथमिक लाभार्थी की अवधारणा, परस्पर लाभ संगठन, व्यावसायिक संगठन, सेवा संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र संगठन, सदस्यता और लाभ अलाभ की अवधारणा, नौकरशाही, उद्यमशीलता, इसमें स्वैच्छिक संघ, शक्ति और अनुपालन, संग्रह संस्था की अवधारणा, सभी बिंदु को एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि संगठन क्या है, संगठन की अवधारणा क्या है। तो संगठन की अवधारणा का संबंध संगठन में सम्मिलित विभिन्न प्रकार के मापदंडों से होता है। विभिन्न प्रकार के मापदंडों का मतलब होता है कि किसी भी संगठन का क्या उद्देश्य है, उससे क्या लाभ है, इससे अगर इसकी क्या समस्या है, ये किस समस्या का निराकरण के लिए है, इसमें नियंत्रण प्रक्रिया क्या है, इसकी कार्य नीति क्या है और इसको कितने विस्तृत क्षेत्र में फैलाया जा सकता है, इसका वर्गीकरण किस किस माध्यम से किया जा सकता है, इसका व्यावसायिक संगठन क्या है, इससे जुड़ी हुई जो क्षेत्र है इससे कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं, कितने लोगों को लाभ मिल रहा है, इन सभी तथ्यों की जो जानकारी है, इन तथ्यों को जो अध्ययन किया जाता है वो संगठन की अवधारणा के अंतर्गत ही शामिल किया जाता है। संगठनात्मक सिद्धांतों के विशिष्ट मापदंडों पर आधारित दृष्टिकोण विकसित होते हैं, जिसके अंतर्गत बहुत सारे उदाहरण को देखा जाता है, जैसे मुनाफे, लाभ आदि मापदंडों को भी देखा जाता है। किसी भी संगठन का जो संबंध होता है वो कारोबारी से होता है, व्यवसाय से होता है एवं व्यवसाय के आधार पर भी संगठनों का वर्गीकरण किया जाता है। संगठनों का वर्गीकरण करने में उसकी शक्ति, अनुपालन, संगठित प्रभावशीलता और उससे होने वाले लाभों को भी देखा जाता है। संगठन का वर्गीकरण हम निम्न तरीके से कर सकते हैं, जैसे प्राथमिक लाभार्थी की अवधारणा। तो इसके अंतर्गत आखिरकार संगठन से किसको लाभ होता है, किसको लाभ पहुंचेगा, कितने मात्रा में लाभ पहुंचेगा, कितनी जनसंख्या तक लाभ पहुंचेगा, ये चीज को देखा जाता है। इसमें प्राथमिक जो है लाभार्थी की चयन की जाती है। मतलब सबसे पहले संगठन से जो लाभ पहुंचेगा, किन व्यक्तियों को पहुंचेगा, उन व्यक्तियों को चिन्हित किया जाता है, जिसको हम प्राथमिक लाभार्थी के नाम से जानते हैं, प्राथमिक लाभार्थी की अवधारणा के रूप में उसे जानते हैं। जो व्यक्ति, जैसे मान लीजिए इंदिरा आवास पास होता है, तो इंदिरा आवास से कौन कौन लाभुक है, मतलब लाभुकों को लाभ से परिचित कराना, लाभुकों को लाभ दिलाना किसी योजना के तहत प्राथमिक लाभार्थी की अवधारणा को स्पष्ट करता है। परस्पर लाभ संगठन, एक परस्पर लाभ संगठन में प्राथमिक लाभार्थी साधारण सदस्यों की श्रेणी से होते हैं। साथ ही संगठन की संरचना इस प्रकार की जाती है ताकि समान सेवाओं और उत्पादन का लाभ सभी सदस्यों को मिल सके। इसमें जो है कल्याण से संबंधित जो लाभ है सभी सदस्यों को मिल सके, इसमें किसी को कम ना मिले, किसी को बराबर बेसी ना मिले, इसमें क्या हो, परस्पर सभी को लाभ मिले। व्यावसायिक संगठन, व्यवसायिक संगठन का संबंध होता है कारोबारी से, मतलब जो व्यवसाय करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, जो क्या करते हैं, उद्योग चलाते हैं। तो किसी भी कारोबारी या व्यवसायिक संगठन में प्राथमिक लाभार्थी संगठन का क्या होता है, मालिक होता है। कारोबारी संगठन का एकमात्र उद्देश्य होता है लाभ या मुनाफा कमाना। इसके अंतर्गत लाभ और मुनाफे को अत्यधिक महत्व दी जाती है। इसके अंतर्गत औद्योगिक फर्म, कंपनी, बैंक आदि सभी संगठनों को शामिल किया गया है। सेवा संगठन, अब सेवा संगठन क्या है? सेवा संगठन के प्राथमिक लाभार्थी ग्राहक अथवा संपर्क में रहने वाली जनता होती है। सेवा संगठनों की संरचना इस प्रकार से की जाती है, इस प्रकार से बनाई जाती है कि उसमें संगठन की प्रशासनिक आवश्यकता से ऊपर ग्राहकों के हितों एवं कल्याण को प्राथमिकता महत्व मिले। किसी भी सेवा संगठन, जैसे मान लीजिए सीएसपी है, सेवा संगठन क्या, सीएसपी है। पहले क्या आदमी को बैंक जाना पड़ता था, बैंकों में भीड़ों का सामना करना पड़ता था, लाइन लगना पड़ता था, लेकिन अब बैंक क्या की सेवा को करने के लिए छोटे छोटे बैंकों में रूपांतरित कर दिया, जिसको हम सीएसपी के नाम से जानते हैं, है ना। तो सीएसपी में क्या होता है, छोटा बैंक है, वहां पे जाके पैसा निकाल लेता, तो वो सेवा देने का ही काम कर रहा है, वो भी एक प्रकार का संगठन ही है और संगठन के माध्यम से सेवा देने का कार्य किया जाता है। इसमें आवश्यक प्रशासनिक ढांचे भी रखा जाता है, उसमें क्या ग्राहक के हितों और कल्याण का भी ध्यान रखा जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र संगठन क्या है? तो सार्वजनिक जो क्षेत्र संगठन के अंतर्गत प्राथमिक लाभार्थी को विशेष ध्यान दिया जाता है। उसमें यह देखा जाता है कि लाभार्थी को कितने मात्रा में उसे लाभ पहुंची, उसका उद्देश्य किस प्रकार से पूरा हुआ, कितने लाभार्थी छूटे रह गए और उस जो छूटे हुए लाभार्थी है उसे फिर पुनः किस प्रकार से उस संगठन से जोड़ा जाए, उस योजना से जोड़ा जाए ताकि उसे पुनः लाभ की प्राप्ति हो सके। सार्वजनिक क्षेत्र संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र संगठन के अंतर्गत संगठन की जो योजना है, जो कार्य प्रणाली है, इस प्रकार से संगठित की जाती है, उसकी संरचना को इस प्रकार से तैयार की जाती है ताकि जन साधारण को
सही तरीके से, सुलभ तरीके से किसी भी संगठन से जो लाभ मिलने वाली होती है उसे मिल सके। सदस्यता में लाभ और अलाभ की धारणा को हम निम्न तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, जैसे नौकरशाही। नौकरशाही में क्या होता है देखते हैं। तो नौकरशाही जो होता है वो पूर्वकालीन और धर्मनिरपेक्ष संगठन होता है, मतलब जिसका निर्माण एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए जाता है। नौकरशाही में क्या होता है, किसी भी संगठन का जो निर्माण होता है वो विशिष्ट उद्देश्य के लिए होता है। मतलब नौकरशाही में किसी भी संगठन का जो निर्माण होता है वो एक उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए होता है। इसके अंतर्गत राज्य के मामले तथा गठित नौकरशाही विभिन्न पदाधिकारियों का पूर्णकालिक रोजगार भी शामिल होता है। इसमें मान लीजिए कि उस संगठन से जुड़े जो अधिकारी हैं, जो कि अफसर है, उन सबों का क्या, उन सबों का टेन्योर रहता है, मतलब कार्यकाल रहता है, कितने दिन के कार्यकाल है, और उससे कोई जो कानून पद्धति है उसको वो अपनाया जाता है। इसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उसे नौकरशाही के अंतर्गत लागू किया जाता है। इसमें वित्त व्यवस्था की प्रणाली को शामिल किया गया है। इसमें जो वित्त का आवंटन होता है इसे कानून व्यवस्था के अंतर्गत रखा गया है। साथ ही साथ इसमें क्या है, जो वित्त और शुल्क की जो समीक्षा की जाती है, इसकी जो कार्य प्रक्रिया होती है, प्रणाली होती है, इसमें जनता को भी कभी कभी शामिल किया जाता है। जनता को भी देखिएगा, कभी कभी कोई सरकारी योजना में उसको अध्यक्ष बना दिया जाता है, कभी कभी सरकारी योजना में क्या किया जाता है, उसको सदस्य बना दिया जाता है। ये इसलिए बनाया जाता है ताकि कोई भी संगठन जो है वो सरकारी मापदंड से तो चलेगा ही, साथ ही साथ लोकल लोगों का भी क्या होना चाहिए, उसमें जागरूकता होना चाहिए, उसमें जानकारी होना चाहिए। सदस्यता में लाभ और अलाभ की अवधारणा में अगर उद्यमशीलता को देखें तो उद्यमशीलता का भी क्या है, रोल है। उद्यमशीलता के अनुसार क्या होता है कि किसी भी लाभुक को संगठन से तभी लाभ पहुंचेगा जब वो उस संगठन से जुड़े। मतलब बुनियादी तौर पर एक उद्यम की स्थापना क्या होता है, किसी भी उद्योग को लगाना, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग को करना क्या होता है, लोगों को लाभ पहुंचाना होता है, लोगों को कल्याण के बारे में सोचना होता है, लोगों की कल्याण हेतु उस कार्य को किया जाता है। मतलब बुनियादी तौर पर एक उद्यम की स्थापना सामान तथा सेवाएं उत्पादित करके दूसरे संगठनों से जुड़े जो लाभ व्यक्ति है उसे लाभ पहुंचाना होता है। उसमें जो निवेश किया जाता है, जिसमें उसमें किसी भी संगठन में जो पैसा लगाया जाता है उससे क्या होता है, लोगों को रोजगार देने का भी कार्य किया जाता है। स्वैच्छिक संघ जो कि एनजीओ होता है, एनजीओ का क्या काम होता है, जिसको हम वॉलंटरी एसोसिएशन कहते हैं। तो स्वैच्छिक संघ का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो अंशकालीन संगठन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए होता है। इसके अंतर्गत बहुत सारे बिंदुओं को ध्यान में रखा जाता है, जैसे मान लीजिए कि किसान अगर है तो किसान अपनी खेती किस प्रकार से करेंगे, वो सिंचाई संबंधी जानकारी किस प्रकार से जुटाएंगे, उसे अधिक लाभ हेतु उसमें जो मैन्युफैक्चरिंग है, उनका जो उत्पादकता है, उसका जो अनाज है, उसमें अच्छी किस्म की उत्पत्ति कैसे करेंगे, इन सभी बातों को शामिल किया गया है। स्वैच्छिक संगठन का कल्याण संबंधी कार्य भी किया जाता है। स्वैच्छिक संगठन का जो उद्देश्य होता है वो होता है कामगार एवं कर्मचारी को अधिक से अधिक उसका अधिकार दिलाना। शक्ति और अनुपालन, शक्ति और अनुपालन के अंतर्गत लोगों को किसी भी कार्य से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। उसे उस कार्य का क्या बताया जाता है, लाभ बताया जाता है, उद्देश्य बताया जाता है, उसका परिणाम बताया जाता है। और इसमें क्या होता है, अगर जन भागीदारी अधिक होती है तो ये जनशक्ति का परिचय होता है। और जनशक्ति अगर उसमें जुड़ती है तो उसमें क्या कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, कुछ नियम कानून होते हैं, कुछ गाइडलाइंस होते हैं जिसका अनुपालन करना पड़ता है। समग्र संस्था की अवधारणा, समग्र संस्था की अवधारणा के अंतर्गत अगर हम देखें तो इसके अंतर्गत एक आदर्श प्रारूप को तैयार किया जाता है किसी भी कार्य को करने से पहले, जो कि एक संगठन द्वारा व्यक्ति पर किए गए सर्वांगीण नियंत्रण पर आधारित होता है। उसमें नियंत्रण होता है, छानबीन होता है, उसका समीक्षा होता है, उसका बीच बीच में क्या होता है, समिति का गठन होता है, फिर समीक्षा होता है, और उस संगठन से संबंधित बिंदुओं को, पहलुओं की छानबीन की जाती है ताकि संगठन सुचारू रूप से चल रही है कि नहीं, संगठन में किसी प्रकार का समस्या तो उत्पन्न नहीं हो रही है, अगर समस्या का उत्पन्न हो रही है तो इसका किस प्रकार से समाधान किया जाए, इन सभी बिंदुओं का अध्ययन किया जाता है ताकि संस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वैच्छिक संगठनों की संरचना की मूल विशेषताओं का वर्णन कीजिए अथवा स्वैच्छिक संगठनों की संरचना की बुनियादी विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। यह क्वेश्चन दिसंबर 2012 में पूछा गया। अथवा स्वैच्छिक संगठनों की संरचना की बुनियादी विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। यह भी क्वेश्चन दिसंबर 2013 में पूछा गया। अथवा स्वैच्छिक संगठनों की संरचना की मूलभूत विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। यह दिसंबर 2014 में पूछा गया। इसे हम एक एक करके जानेंगे, इसे निम्न बिंदु द्वारा जानेंगे। पहला बिंदु है स्वैच्छिक संगठनों की संरचना, स्वैच्छिक संगठनों की विशेषताएं। इसके अंतर्गत ये बिंदु है उद्देश्य, सदस्यता, कार्यकारिणी परिषद, आम सभा, संविधान और प्रशासन निकाय। सभी को हम एक एक करके जानेंगे। किसी भी स्वैच्छिक संगठन को सही तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में लागू करने के लिए संगठन की संरचना का तैयार होना बहुत जरूरी होता है।
मतलब किसी भी संगठन की संरचना की जो बुनियादी विशेषता होती है उसकी संरचना में होती है। मतलब किसी भी संगठन को लागू करने से पहले एक ढांचा बनाया जाता है, एक प्लानिंग की जाती है, उसका रूपरेखा तैयार किया जाता है, ताकि एक स्वैच्छिक संगठन के निर्माण और अस्तित्व के लिए उसकी पहचान जरूरी है, उसका एक आइडेंटिफिकेशन हो, उसका एक अस्तित्व हो, जो कि सरकार के द्वारा किसी भी योजना, जो सरकार के द्वारा जो योजना चलाई जाती है, उसे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीण निर्धन गरीबों को उसका लाभ मिल सके, इन सभी उद्देश्यों को शामिल किया जाता है। स्वैच्छिक संगठन की विशेषता की अगर बात करें तो इसमें उद्देश्य आता है, जिसमें इसमें उद्देश्य क्या है कि एक स्वैच्छिक संगठन के निर्माण और अस्तित्व के लिए सबसे जरूरी होती है उद्देश्यों की पहचान करना। आखिरकार कोई भी एनजीओ का काम क्या है? एनजीओ का तो कुछ तो काम होगा, आखिरकार काम जो होगा वो जन कल्याण और हित के लिए ही होगा। तो आखिरकार उसका उद्देश्य क्या है? अगर वो उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के आवश्यकता को परिपूर्ण करता है, आवश्यकता को पूरा करता है, तो वो स्वैच्छिक संगठन अच्छी तरह से सुचारू रूप से चल सकती है। इसके लिए उद्देश्यों का संभावित स्रोत आपसी हित के लिए लागू किया जाता है, साथ ही साथ स्थानीय समुदाय से जुड़े एवं समाज के व्यापक हित से संबंधित मुद्दे को जोड़ा जाता है इसके अंतर्गत, कि वहां के लोगों को किन किन समस्या का सामना करना पड़ रहा है, इन सभी से निजात दिलाया जाता है। साथ ही साथ ये उद्देश्य समान मानसिकता वाले व्यक्तियों को आधार प्रदान करता है। वहां के जो अच्छे व्यक्ति हैं, जो कि शिक्षित व्यक्ति हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी बहुत सारे शिक्षित व्यक्ति रहते हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति रहते हैं, तो उन्हें इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, है ना, उसका मानसिक प्रभाव क्या पड़ेगा। कोई भी योजना का क्या होता है, एक मानसिक प्रभाव होता है, एक साइकोलॉजिकल होता है, इफेक्ट पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में अगर आप जाके समझाइएगा तो वो वहां के व्यक्ति जल्दी नहीं समझते, वो उसे लगता है कि शहरों के द्वारा या फिर सरकार के द्वारा कुछ व्यक्ति जो आए हुए हैं, या फिर ये सरकार के द्वारा भेजे गए व्यक्ति है ही नहीं, ये ठगने आया है। तो उनका जो मानसिक स्थिति रहता है वो आपको समझने के लिए तैयार नहीं रहता, मतलब साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है। तो वहां पे क्या होता है, समझाना पड़ता है। इसके लिए क्या होती है, इसके लिए लोगों की मानसिकता को बदलने के लिए वहां पे एकजुटता दिखाई जाती है। वहां पे बहुत सारे माध्यमों से, बहुत सारे संसाधनों से, बहुत सारे उपायों से क्या होता है, लोगों को बुनियादी सुविधाओं की विशेषताओं को बताया जाता है, बुनियादी सुविधाओं के लाभों को बताया जाता है, ताकि वहां की जो हमारे जो एनजीओ अपना जो कार्य प्रणाली को चला रहे हैं उसका उद्देश्य पूरा हो सके। इसमें सदस्यता की अगर बात करें, मेंबरशिप, तो सदस्यता का जो आधार होता है वो प्राकृतिक चरित्र और आकार के साथ साथ भौगोलिक विस्तार से स्वैच्छिक संगठन की संरचना को प्रभावित करना और निर्धारित करना होता है। इसके अंतर्गत सदस्यता मतलब होता है अगर मेंबरशिप बढ़ता है, कोई भी एनजीओ में अगर मेंबरशिप बढ़ता है, उसमें सदस्य की संख्या बढ़ती है, तो इसका मतलब क्या है, उस संगठन की संरचना ढांचा प्रभावित हो रही है, उसमें जो निर्धारित तत्व है उसमें लाभ पहुंच रहा है। लोग अधिक से अधिक इसलिए भी जुड़ना चाह रहे हैं क्योंकि लोगों का हित का बात हो रहा है, लोग उससे लाभ ले रहे हैं। इसमें अभिव्यक्ति की भी आजादी की पूर्णता स्वतंत्रता होती है कि कोई भी सदस्य क्या है, एनजीओ को अगर संचालित हो रहा है तो एनजीओ से संबंधित जो बातों को रख सकते हैं। इसके अंतर्गत सामाजिक और अभिरुचि क्लब को भी शामिल किया जाता है। कभी कभी देखिएगा बहुत सारे गांव या शहरों में क्लब होता है, जैसे मान लीजिए संगठन होता है, जैसे दुर्गा पूजा क्लब या काली पूजा क्लब या फिर मोहर्रम का क्लब। तो इसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो कि एक छोटे मोटे एनजीओ को संचालित करते हैं, इन सभी को भी जोड़ा जाता है। स्थानीय खेलकूद संघ भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं कि क्रिकेट करवाते हैं, देखिएगा साल में एक बार दो बार क्रिकेट करवाते हैं लोकल जगह के कोई व्यक्ति, है ना। या फिर कई शहरों में देखिएगा कि हाँ यहाँ पे क्या आता है, इस एनजीओ के द्वारा या इस संगठन के द्वारा ये क्या किया जा रहा है, क्रिकेट का आयोजन किया जा रहा है। तो उन सभी संगठनों को जो खेल से भी संबंधित होते हैं, उन सभी संगठनों को भी जोड़ा जाता है, जो कि सदस्यता के रूप में वो एनजीओ में शामिल होते हैं, बड़े एनजीओ में शामिल होते हैं। कार्यकारिणी परिषद की बात करें अगर, तो प्रशासनिक और प्रबंधीय कार्यों के निष्पादन में कार्यकारिणी परिषद का मुख्य रोल होता है। किसी भी योजना को चलाने के लिए, उसका इंप्लीमेंट करने के लिए, उसकी सही तरीके से सुचारू रूप से वो चले और वो अपने उद्देश्य की पूर्ति करे, इसके लिए कार्यकारिणी परिषद का मुख्य रोल रहता है, अहम भूमिका होती है। तो प्रशासनिक और प्रबंधीय के कारकों के निष्पादन के संदर्भ में कार्यकारिणी परिषद को एक स्वैच्छिक संगठन की संरचना का एक मुख्य घटक माना गया है। इसमें कार्यकारिणी परिषद में क्या होते हैं, एक नौकरशाही संगठन की अधिकांश विशिष्ट संरचनात्मक विशेषता को समावेश किया जाता है। कार्यकारिणी प्रणाली के अंतर्गत बहुत सारे बिंदुओं को जोड़ा गया है जो कि संगठन को विशिष्ट रूप प्रदान करता है। साथ ही साथ इसमें कामगारों को भी जोड़ने का कार्य किया गया है। इसमें पदाधिकारी के साथ साथ दूसरे जो श्रम करते हैं, जो कि मजदूरी करते हैं, उन सभी लोगों को भी जोड़ने का कार्य किया गया है और उन सभी को जोड़कर उसके जिम्मेदार से
जिम्मेदारी से उसे रूबरू कराया गया, मतलब उसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका क्या जिम्मेदारी है, समाज के प्रति क्या जिम्मेदारी है, उन सभी चीज से अवगत कराया गया, उन सभी चीज से उसे जागरूक किया गया है, ताकि क्या हो, वो संगठन के लक्ष्यों को समझ सके और संगठन से वो जुड़कर अपनी हित की बात को कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आम सभा। तो किसी भी स्वैच्छिक संगठन को संचालित करने के लिए सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्रों में एक आम सभा का आयोजन किया जाता है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के जो विवेकपूर्ण व्यक्ति होते हैं, बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं या फिर पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं, उन सभी लोगों को उस आम सभा में, ग्राम सभा में जोड़ा जाता है, उन सभी लोगों को बुलाया जाता है आम सभा में। और आम सभा में बुलाने के बाद क्या होता है, एनजीओ के द्वारा, स्वैच्छिक संगठन के द्वारा किस कार्य को चलाना होता है, उस कार्य की विस्तृत जानकारी उन लोगों को दी जाती है जो उस ग्राम के पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं, क्योंकि ग्राम में जो पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं उस व्यक्ति पर ग्राम के अन्य लोग विश्वास करते हैं, उनके बातों को समझते हैं कि नहीं, ये हमारे ग्राम के ये पढ़े लिखे हैं, ये जो बोलेंगे सही है। तो इसीलिए क्या होता है, किसी भी कार्य के या किसी भी स्वैच्छिक संगठन के संचालन हेतु क्या होता है, आम सभा का आयोजन किया जाता है। आम सभा में उस ग्राम के अच्छे पढ़े लिखे व्यक्तियों को बुलाया जाता है, बुजुर्ग को बुलाया जाता है, समझदार व्यक्तियों को बुलाया जाता है और उसे किसी भी संगठन से जुड़े योजनाओं को बतलाया जाता है, योजनाओं के हितों को बतलाया जाता है, उसके उद्देश्य को बतलाया जाता है और उससे क्या क्या लाभ होने वाला है, इन सभी बिंदुओं को बताया जाता है, ताकि आम सभा के माध्यम से वो क्या कर सके, विस्तृत जानकारी को क्या कर सके, वो अधिक मात्रा में अधिक जनसंख्या तक पहुंचा जा सके और वो क्या कर सके, किसी भी कार्य को करने में आसानी महसूस करे। कोई भी स्वैच्छिक संगठन अगर आम सभा का आयोजन करता है ग्रामीण क्षेत्रों में, तो वो अपने संगठन को सुचारू रूप से चला सकते हैं। ये लगभग लगभग मुखिया के अंडर में ही आम सभा का आयोजन किया जाता है। इसके अंतर्गत बहुत सारे स्वैच्छिक संकुलों को भी ध्यान में रखा जाता है, साथ ही साथ उसके आकार, भौगोलिक स्थिति और वहां क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है स्वैच्छिक संगठन का, इसका भी ध्यान रखा जाता है और वहां के आम सभा के दौरान ही इन सभी बातों को बोला जाता है, ताकि वहां के लोगों को उस संगठन से संबंधित जुड़ी जानकारी अधिक से अधिक प्राप्त हो सके। संविधान की अगर बात करें तो एक स्वैच्छिक संगठन अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कुछ नियमों और विनियमों के अनुसार कार्य करता है, साझा मूल्यों के आधार पर भी कार्य करता है। इसके अंतर्गत कुछ नियम कानून होते हैं, किसी भी स्वैच्छिक संगठन के अंतर्गत क्या होते हैं, नियम कानून होते हैं और उस नियम कानून को क्या करता है, वो फॉलो करते हैं, वो अनुपालन करते हैं, ताकि स्वैच्छिक संगठन का व्यापक जो उद्देश्य है वो पूरा हो सके और वो व्यापक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु वो क्या है, वो अपना ध्यान को बनाए रख सके, ताकि नियमों और विनियमों को पालन करते हुए लिखित दस्तावेज भी दर्ज किया जा सके। अगर किसी संगठन को चलाया जाता है तो उसमें क्या हो, एक लिखित दस्तावेज भी हो कि हाँ, इसमें इस संगठन में कितने व्यक्ति हैं, इस संगठन को कब स्टार्ट किया गया, इस संगठन की क्या प्रोग्रेस है, उसमें प्रोग्रेस रिपोर्ट हेतु एक दस्तावेज भी शामिल किया जाए, उसमें समीक्षा रिपोर्ट भी जोड़ा जा सके, उसमें निगरानी रिपोर्ट भी जोड़ा जा सके, उसमें मूल्यांकन रिपोर्ट भी जोड़ा जा सके, जो कि भारतीय संविधान के अनुसार हो, जो कि नियम कानून के अनुसार हो, जो कि नीति के अनुसार हो। तो इन सभी चीजों को शामिल किया गया संवैधानिक तौर पर। नेक्स्ट है प्रशासन निकाय। प्रशासन निकाय की बात करें तो कभी कभी किसी योजना को लागू करने से पहले लोकल प्रशासन की सहायता ली जाती है। लोकल प्रशासन की सहायता ली जाती है, जैसे कि अगर मान लीजिए कि सरकार के द्वारा किसी राज्य सरकार के द्वारा कोई योजना को इंप्लीमेंट किया जाता है, लागू किया जाता है, तो पहले क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में उसे डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं किया जाता है, डायरेक्ट उसमें लागू नहीं किया जाता है। सबसे पहले जिला स्तर पे उसे भेजा जाता है, जिला स्तर से ब्लॉक स्तर पे आता है, ब्लॉक स्तर से फिर मुखिया के ग्रामीण क्षेत्र में जाता है, जो कि पंचायती राज अंतर्गत होता है। ठीक है, तो इसमें प्रशासन निकाय की भी भूमिका होती है। किसी भी योजना को लागू करने से पहले लोकल प्रशासन को लिया जाता है। ऐसा भी हो सके कि कभी कभी आप ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा, हो सके आप पे हमला कर दे, या फिर वो आपके संगठनों से जुड़ना नहीं चाह रहा, या फिर आपको क्या है वो वैल्यू नहीं दे रहा, तो वहां के लोकल प्रशासन जैसे हो गए, वहां के बीडीओ हो गए, वहां के सीओ हो गए, वहां के थाना प्रभारी हो गए, या फिर वहां के जो गणमान्य व्यक्ति हैं जो कि स्वैच्छिक संगठन में काम कर रहे हैं, उन सभी को, मतलब वहां के जो लोकल प्रशासन से संबंधित लोग हैं, अधिकारी है, उन सभी लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में ले जाकर आम सभा के माध्यम से किसी भी योजना से संबंधित मूलभूत इकाई को, विशेषताओं को समझाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स अगर आप मेरे चैनल में न्यू है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर आपको किसी प्रकार का कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। थैंक यू।